हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जंगिड़। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो उसके अंदर एसएन रिएक्शंस चल रही थी भाई। एसएन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो उसके अंदर SN1 हो गई थी, SN2 हो गई थी। ठीक है, दोनों रिएक्शन हो गई SN1 और SN2। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, इनके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। वो सारे पॉइंट हमने SN1 और SN2 के दोनों के पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम इस SN अभिक्रियाओं को और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी SN अभिक्रियाएं जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो अभी खत्म नहीं हुई है ना। तो अब इनको और पढ़ेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखो, अब इसी के अंदर है SN1 के प्रति, यानी SN1 और SN2 अभिक्रिया है, इन दोनों की अभिक्रियाशीलता होगी एल्किल हैलाइडों के प्रति। एल्किल हैलाइडों के प्रति SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। यानी कि हमने एल्किल हैलाइड पढ़े हैं 3 प्रकार के। एक तो पढ़ा है 1 डिग्री, एक पढ़ा है 2 डिग्री और एक पढ़ा है 3 डिग्री। तो 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड पढ़े भाई हमने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके अलावा भी और एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे बेंजीन के साथ में CH2 जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ दिया फिर उससे, है ना। ऐसे और पढ़ेंगे अभी। तो पहले तो एल्किल हैलाइड जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मेथिल हैलाइड होता है, CH3X या X बराबर आप चाहे Cl और Br कोई सा भी ले लो, है ना। तो ये एक सुपर 1 डिग्री में आता है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे मैंने एक ये जो बनाया है, ये आप ध्यान से देखिए। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और लास्ट में है मेथिल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड, जो भी है, मेथिल ब्रोमाइड कोई सा भी हो सकता है ना, मेथिल हैलाइड। ये हो गए एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो देखो, मैंने ये तीर का निशान लगा करके दर्शा रखा है। इधर तीर का निशान, इसका मतलब 3 डिग्री से चल करके 1 डिग्री की तरफ जा रहा है, राइट। 3 डिग्री से चल करके 1 डिग्री की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, मैंने जब SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ाई थी आपको, तो मैंने SN1 में बोला था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, बोलो। और मैंने SN2 के लिए बोला था या तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, मेथिल हैलाइड देते हैं SN2 के लिए। ठीक, अब ये तीर का निशान क्या कह रहा है, 3 डिग्री से 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाले देंगे SN2 अभिक्रिया, तो ये तीर का निशान किसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। तो अर्थात इधर जाएंगे तो किसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ेगी। दे देखिए, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मेथिल हैलाइड जो हैं वो SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होंगे। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड जो हैं वो SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। देखो यहाँ पे इस तीर का निशान को ऐसे दर्शा रखा है ना। तो ये किधर से आ रहा है, मेथिल हैलाइड से 3 डिग्री की तरफ आ रहा है, मेथिल हैलाइड से 3 डिग्री की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इधर आ रहा है तो बढ़ रही है क्रियाशीलता। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। तो हमने लिखा भी था एक पॉइंट कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं इनकी क्रियाशीलता के बारे में, यार ये क्यों देते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया ये क्यों देते हैं, और मेथिल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया क्यों देते हैं, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया क्यों देते हैं। ठीक, तो देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता किसके लिए होती है अधिक, SN1 अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों, अब देखो यहाँ पे इसका जवाब है क्योंकि ये स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। आया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया देते हैं। आपने पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अति संयुग्मन को बोलते हैं बिना बंद वाला अनुनाद। 11th में पढ़ा था हमने 12वें चैप्टर में। अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन,
बिना बंद वाला अनुनाद, ये हटा दिया गया था टॉपिक वैसे तो अति संयुग्मन का मतलब होता है सिग्मा बंध भाग लेते हैं और जो अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मान लो इस कार्बन पे प्लस है और इसके साथ में जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे जुड़े हुए ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, अल्फा कार्बन जुड़े हुए ये इस अति संयुग्मन में भाग लेते हैं। अब यहाँ से ये जो है ना प्लस, ये तो क्या करेगा, इस बंध से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, प्लस को हटाने की कोशिश करेगा। अब ये कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसियां पूरी है देखो, अब ये दे नहीं सकता इसको, तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन से बंध को अपनी ओर खींच लेगा। हाइड्रोजन से खींचेगा तो इसके ऊपर तो आ जाएगा माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, ये प्लस माइनस हट जाएंगे और यहाँ से ये बंध टूट जाएगा हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। अब देखो इसके और इसके बीच में एक्चुअल बंध नहीं होगा, तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे अल्फा हाइड्रोजनों के कारण बनती है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ऐसी संरचनाएं बनती हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतनी ऐसी संरचनाएं बनती हैं। देखो जैसे ये है, फिर एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इसके ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है ना, और इन दोनों के बीच में प्लस हट गया, इसका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक। और यहाँ पे देखो इसके बीच में एक्चुअली ये वाला जो बंध है वो नहीं होता है, तो इसे बिना बंध वाला अनुनाद इसलिए बोला जाता है। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी अति संयुग्मन संरचनाएं बनेंगी, जिसकी जितनी ज्यादा बनेंगी उसका धनायन जो है कार्ब धनायन वो उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा, है ना। तो 3 डिग्री में 10 बनती हैं, 2 डिग्री में 7 बनती हैं और 1 डिग्री में 4 बनती हैं और मेथिल हेलाइड में 1 ही बनती है। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होगी तो स्थायी सबसे ज्यादा ही हो गया, इसीलिए ये SN1 अभिक्रिया देता है। तो स्थायी कार्बोधनायन बनाने के कारण ये क्या करता है, SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होता है। कौन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की या मैथिल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मैथिल हैलाइड SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, अब देखो इसके अंदर देखो मैथिल हैलाइड की बात करें तो मैथिल हैलाइड में CH3 और X होता है, X का मतलब ClBr कोई भी हो सकता है। देखो इसका आकार ये हो गया, इसका आकार ये हो गया, इसका आकार ये हो गया, तो हाइड्रोजन का आकार है मतलब बिल्कुल ये, इसका मतलब छोटे आकार के अणु जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई नाभिक से नहीं होगा, नाभिक से नहीं, जैसे मानो OH माइनस था, अब ये नाभिक से नहीं, इसके पीछे से अटैक करता है SN2 अभिक्रिया में, पीछे से जुड़ेगा तो देखो इसके लिए ये खाली जगह रही, ये खाली जगह रही, तो खूब खाली स्पेस है, इसलिए ये आसानी से जुड़ सकता है पीछे से इस कार्बन से, इसीलिए ये SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, वे नोट है एक, ये क्यों देते हैं, क्योंकि छोटे आकार के हाइड्रोजन समूह या छोटे आकार के समूह जुड़े होते हैं 1 डिग्री या मैथिल हैलाइड के साथ में, इसीलिए आक्रमणकारी नाभिक से नहीं जो है वो जो अभिकर्मक अणु होते हैं उसके पीछे से जुड़ सकता है आसानी से। अब नोट में है वे एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, वे एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं जो स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। ये नोट याद रखना है, वे एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं जो स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे आया हुआ था, एलिलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड व बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो क्यों होते हैं, देखो एलिलिक हैलाइड का मतलब अभी ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वर्गीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X ये रहा, है ना। अब यहाँ पे है धनायन, यहाँ पे है ऋणायन, हो गया। अब ये वाला जो ना क्या करेगा, यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन को खींच करके माइनस के रूप में हट जाएगा, X माइनस, देखो ये हटा हुआ, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये आ गया। अब ये वाला क्या करेगा, यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन को अभी बताया था मैंने खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर प्लस है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, देखो ये आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को देख लो आप, ये वाला दो अनुनाद संरचनाएं बन गई, ये देखिए इसमें देखो X जुड़ा होता है CH2 से, CH2 ये वैसे ही ये X खींचेगा माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये आ गया, है ना। अब ये प्लस आ गया ना, तो ये क्या करना चाहेगा, यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो देखो ये खींच रहा है यहाँ से, या खींच करके यहाँ से, और ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये इसके ऊपर डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये वाली संरचना बन जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे इस वलय के ऊपर ये प्लस जो है वो रोटेट होता रहेगा और ये इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती जाएंगी। तो ये अनुनाद प्रभाव होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 सारी संरचनाएं हैं, इसके अंदर 2 ही संरचनाएं हैं अनुनादी, एक ये मान लो 3 संरचनाएं टोटल, इसके अंदर 5 संरचनाएं। तो
तो ज्यादा अनुनादी संरचनाएं किसमें हुई, बेंजिलिक हैलाइड में, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होगा। तो जितना ज्यादा अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं उसके कार्बोधरायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है, अनुनादी के कारण और ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से ये SN1 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो एलिलिक हैलाइड व बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। तो कार्बोधनायन तो बना रहे, स्थायी बना रहे, लेकिन अनुनाद के कारण ये और भी अधिक स्थायी हो जाता है, और भी अधिक स्थायी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण इनका स्थायित्व, कार्बोधनायन का स्थायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए SN1 अभिक्रिया प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। अब देखो उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती, उभय का मतलब दो 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 हों, जैसे मेंढक उभयचर, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है ना, इसलिए उभयचर बोला जाता है उसको, दोनों जगह पे रहने वाला। तो ऐसे ही उभयदंती नाभिक स्नेही, दंती का मतलब देने वाला, दंती का मतलब क्या होता है भाई, देने वाला, देने वाला यानी दाता। दंती का मतलब एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, दाता कह सकते हैं ना भाई। तो अगर दो दाता परमाणु हो तो उसे उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं, यानी माइनस वाले हों लेकिन दो हों। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए CN, NO, NO2, ये दो तीनों क्या हैं, उभयदंती नाभिक स्नेही के उदाहरण। तो वे नाभिक स्नेही जिनमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, है ना, उभयदंती नाभिक स्नेही कहलाते हैं। जैसे CN, NO, NO2 आदि, ये उभयदंती नाभिक स्नेही है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि एल्किल हैलाइड, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, और एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है, अलग अलग करके भी आया है। जैसे केसीएन के साथ में बता दी, एजीसीएन के साथ में अलग करवा दी अभिक्रिया। तो ये मतलब ये इस क्वेश्चन में से ये जो ये है ना, दोनों अभिक्रिया ये कई बार आई हुई है एग्जाम में। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया केसीएन के साथ में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि एजीसीएन के साथ में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद जो है वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों, समझाइए, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो केसीएन है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने एल्किल साइनाइड बनाया है, हाँ यहाँ पे केसीएन के साथ में बनाया। तो देखो यहाँ पे केसीएन जो ना, इसकी सॉरी इसकी जो प्रकृति होती है ना, K+CN-, क्योंकि K एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु होने के कारण ये केवल और केवल प्लस बनाएगा, माइनस नहीं बनाएगा। तो K जो है ना वो प्लस बना रहा है, CN-, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, तो आयनिक बंध बनेगा दोनों के बीच में, है ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आयनिक यौगिक कहलाएगा, क्योंकि जो आयनिक बंध से बंधे होते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो KCN की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आयनिक होगी। और आयनिक प्रकृति होने के कारण KCN में जो दाता परमाणु होगा, क्योंकि दोनों दाता हैं, देखो यहाँ बदंती नाभिक स्नेही में, इसमें से C जो है वो दाता परमाणु होगा, इसलिए C जुड़ेगा R के साथ में, इसलिए RCN का फॉर्मेशन। देखो ये रहा, क्यों, क्योंकि KCN की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है, इसलिए इसमें दाता परमाणु कौन, कार्बन, कार्बन R से जुड़ जाएगा, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। जबकि देखो इसमें यही बात बता रखी है मैंने, जबकि एजीसीएन की सहसंयोजक प्रकृति, सह संयोजक प्रकृति एजीसीएन की, एजीसी, क्योंकि एजी जो होता है ना वो बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, इसलिए ये ज्यादातर सहसंयोजक बंध बनाएगा। और सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण एजी तो प्लस का निकलेगा, लेकिन यहाँ पे जब दाता परमाणु कार्बन था उसके अंदर, यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन नहीं देगा, नाइट्रोजन देगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, तो आर के साथ में नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसीलिए क्या बनेगा, आर के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा तो RNC का फॉर्मेशन होगा, RNC का फॉर्मेशन होगा, इसलिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। एजीसीएन की संयोजक प्रकृति होने के कारण इसमें दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन, इसीलिए क्या बनेगा, RCN का फॉर्मेशन होगा। केसीएन की आयनिक प्रकृति होने के कारण इसमें कौन दाता परमाणु, कार्बन, इसलिए कार्बन एल्किल के साथ जुड़ करके एल्किल साइनाइड। और एजीसीएन की सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण दाता परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस एल्किल के साथ जुड़ करके एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। तो इसमें भी ये दे रखा है, केसीएन की आयनिक प्रकृति होती है इसलिए इसमें दाता परमाणु कार्बन होता है, जबकि एजीसीएन की सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है इसलिए इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इसमें जो बनने वाला उत्पाद है केसीएन से RCN और एजीसीएन से RNC का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई भाई। इस वीडियो को 1-2 बार और देखना, आप समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए इसको, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी अगर मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर। बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।